तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है, बीजेपी मध्य प्रदेश में दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है कैंडिडेट्स की। 39 नामों की लिस्ट जारी हुई है और कई बड़े ऐसे नाम इसमें शामिल हैं जो चौंकाने वाले हैं। कुछ बड़े नेता जो लगातार अपनी सीट से जीत रहे हैं उन्हें टिकट तो मिला ही है, लेकिन सांसदों को इस बार उतारा जा रहा है। बीजेपी भी सांसदों को उतार रही है इस बार के विधानसभा चुनाव में। सबसे बड़े नाम इस वक्त आ रहे हैं सामने, नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह। सांसदों को उतारा गया है फग्गन सिंह कुलस्ते इंदौर 1 से, कैलाश विजयवर्गीय उम्मीदवार बनाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहा है, बीजेपी ने अपनी सेकंड लिस्ट जारी की है। नरेंद्र सिंह तोमर दीमनी से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और कहीं ना कहीं जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें सबसे बड़े नेता मध्य प्रदेश के जो सांसद है, दरअसल वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे विधानसभा का। हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश जी। दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि काफी सारे सांसदों को और खास तौर से नरेंद्र सिंह तोमर दीमनी से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। इस लिस्ट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसे जो सूची जारी की है बीजेपी ने, पहले भी 39 लोगों की सूची जारी करके वो सबको चौंका चुकी थी। इस सूची ने और उससे ज्यादा भी चौंकाने वाले निर्णय लिए हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों को प्रहलाद पटेल को उतारा है, नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा है, फग्गन सिंह कुलस्ते और सांसदों को उतारा है। जो रीति पाठक हैं, आप देखिए कि राकेश सिंह हैं, गणेश सिंह हैं, और ये जो सांसदों को उतारा है, चाहे वो राव उदय प्रताप सिंह हो, रीति पाठक हो, राकेश सिंह हो, फग्गन कुलस्ते हो, तो ये जो नाम बता रही हैं, निश्चित तौर पर ये सूची ये साबित करती है कि बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है। वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती, कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकना चाहती। जिस तरह से 2018 में वो गलती कर गई थी और सत्ता से बाहर हो गई थी, इस बार वो एक एक कदम उसने जिस तरीके से लिए हैं, जिस तरह से निर्णय लिए हैं, जिस तरह से कदम उठाए हैं, वो साबित करते हैं कि केंद्रीय आला कमान कितना गंभीर है मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। वो केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार रहा है। वो जो कैलाश विजयवर्गीय एक दिन पहले कह रहे थे कि उनकी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, उनको मैदान में उतार रहे हैं, उस सीट से उतार रहे हैं जहाँ पे मौजूदा कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं, संजय शुक्ला 1 नंबर सीट से, वहां से उनको मैदान में उतारा है। संजय शुक्ला भी लगातार वो धार्मिक यात्राएं करा रहे हैं, लोगों को धार्मिक कथाएं करा रहे हैं। आपको याद होगा प्रदीप मिश्रा की कथा कराई थी उन्होंने। तो उस नेता को चुनौती देने के लिए, कांग्रेस की एक एक सीट छीनने के लिए किस तरह से जतन कर रही है बीजेपी, ये साबित करती है ये सूची। नरेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली से उतारा है, 65,000 तोमर वोट है वहां पर, और बसपा का भी बड़ा प्रभाव है वहां पे। 48,000 वोट ऐसे हैं जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग से आते हैं और अन्य दलों से आते हैं, जिससे बसपा वहां मजबूत है। और नरेंद्र सिंह तोमर का वहां पे ज्यादा दखल रहता था, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तोमर समाज से वहां पे मैदान में उतारते थे। वहां से केंद्रीय मंत्री को उतारा ताकि वो सीट छीन सके। इस जो सूची है उसने एक और संदेश दिया है, जो संदेश दिया है आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को, इमरती देवी को फिर से मौका दिया है। गिरिराज दौटिया की बात कर रहे हैं या अन्य नेताओं की बात करें, वहां पे उनको भी मौका दिया गया है। अरविंद पटेरिया हैं, गणेश सिंह है, श्री विश्वामित्र पाठक है। इसके साथ साथ एक चीज और इस सूची में देखने को मिल रही है कि पहले जो लोग हार चुके हैं उनको भी मैदान में उतारा है। जो हम देख रहे हैं इसमें इमरती देवी के अलावा आप देखिए कि हरेंद्र सिंह बंटी बना राधोगढ़ से मैदान में होंगे। राधोगढ़ दिग्विजय सिंह के क्षेत्र की प्रभाव वाली सीट है। सतना से गणेश सिंह सांसद को मैदान में उतारा है। मेहर का भी एक चौंकाने वाला नाम है, जहां से लगातार हम देख रहे हैं कि नारायण त्रिपाठी विधायक चुने जाते रहे हैं। वो पिछले दिनों से, कुछ समय से लगातार विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं। बीजेपी से उनकी कटार चल रही, जब कमलनाथ की सरकार थी तो कमलनाथ के पाले में जाते दिखे हुए थे, उनसे नजदीकियां जग जाहिर थी। बीजेपी के खिलाफ उनकी बयानबाजी लगातार हो रही थी। और आप चलिए, लगता है कुछ तकनीकी समस्या है। लिस्ट इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 39 वो नाम जो बड़ी लिस्ट इस बार जारी हुई है, और काफी बड़े नाम सीधे बीजेपी ने उतार दिए हैं। और कहीं ना कहीं आने वाला चुनाव काफी दिलचस्प होता अब नजर आ रहा है, क्योंकि इतने सारे सांसद बीजेपी के मध्य प्रदेश के बड़े नेता इस लिस्ट में जिनका नाम निकलकर सामने आ रहा है, प्रहलाद सिंह पटेल से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये वो नाम है जो बड़े हैं। और
उनके नाम निकल के सामने आ रहे हैं। चलिए हमारे साथ ब्रिजेश जी जुड़ चुके हैं। जी ब्रिजेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी ब्रिजेश जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। लिस्ट में नाम बता देते हैं। नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल, गाड़रवाड़ा से उदय प्रताप सिंह, जुन्नारदेव से नत्थन शाह, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, परासिया से ज्योति टहरिया, गोंडा डोगरी से गंगाबाई उइके, उदयपुरा से नरेंद्र शिवाजी पटेल, खिलचीपुर से हजारीलाल दांगी, आगर से मधु गहलोत, शाजापुर से अरुण भीमावत, भीकनगांव से नंदा ब्राह्मणे, राजपुर से अंतर सिंह पटेल, पानसेमल से श्याम बर्डे, थांदला से अनुसूचित जाति की सीट है, वहां से कल सिंह भावर, गंधवानी से सरदार सिंह मीणा, देपालपुर से मनोज पटेल, इंदौर एक से कैलाश विजयवर्गीय बड़े नेता है इंदौर के, नागदा खाचरोद से तेज बहादुर सिंह, और सैलाना अनुसूचित जनजाति की सीट है जहां से संगीता चारेल को मौका दिया गया है। तो कई ऐसे दिलचस्प नाम हैं जिसमें खासतौर से इमरती देवी की अगर बात करें, इमरती देवी जो कांग्रेस की तरफ से रहते हुए चुनाव जीती थी सिंधिया खेमे के साथ, जब बीजेपी में जुड़ी और उपचुनाव हुआ तो बुरी तरह से चुनाव हारी थी। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं ब्रिजेश जी। ब्रिजेश जी, आवाज आ रही है अब तक? बिल्कुल जी ब्रिजेश जी, आप कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मुरैना से रघुराज कंसाना को मैदान में उतारा है, जो चुनाव में भी लड़े थे। दिमनी की हम बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर की, जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, केंद्रीय मंत्री हैं, अधिकांश केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा है। लाहौर, जो कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का क्षेत्र है, वहां लगातार जहाँ पे बीजेपी जीतने का जतन कर रही है, हारी हुई आकांक्षी सीटों में इसको शामिल किया गया था। यहाँ से अमरीश शर्मा गुट्टू को मैदान में उतारा है। तो बीजेपी ने जो दूसरी सूची जारी की है, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए संकट वाली कह सकते हैं और बीजेपी की गंभीरता दर्शाती है। चाहे डबरा का मामला हो, चाहे राधोगढ़ का मामला हो, मेहर का मामला हो, सतना का मामला हो, या केंद्रीय मंत्रियों को उतारने का या सांसदों को उतारने का, जो बीजेपी पहले भी संकेत दे चुकी थी कि वो सांसदों को, मंत्रियों को मैदान में उतार सकती। अब इससे एक और संभावना बन गई है कि यदि कैलाश विजयवर्गीय मैदान में उतरे हैं तो निश्चित तौर पर उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट कट जाएगा। और प्रहलाद सिंह पटेल को यदि मैदान में उतारा है तो उनके भाई जालम सिंह पटेल को विधानसभा का टिकट नहीं मिलेगा। तो इस सूची ने और भी इजहार कर दिया है कि जो आकाश विजयवर्गीय, उनका पत्ता कट गया है। कैलाश विजयवर्गीय मैदान में उतरेंगे और उन सीटों पर ताल ठोकेंगे जो मुश्किल वाली सीटें थी, जिन पर कब्जा कांग्रेस का हो चुका था। उन सीटों को छीनने के लिए बीजेपी ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतारा है। इससे उनका एक तरह से जो क्षेत्रीय छत्रप बनते हैं, उनकी साख पर भी दांव लगेगा। तो निश्चित तौर पर वो मेहनत करेंगे, उन सीटों को छीनने का जतन करेंगे। यानी बीजेपी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। जो आकांक्षा सीटों की अब बात कर रहे थे, उन सीटों पर उन्होंने इस तरह से दिग्गजों को उतारा है जो दूसरों को टिकट बांटते थे। यदि हम बात करें दिमनी की बात करें तो वहां पर टिकट देने की बात हमेशा नरेंद्र सिंह तोमर तय करते थे, लेकिन केंद्रीय आला कमान ने इस बार उन सभी नेताओं को टिकट खुद तय कर दिए हैं। जहां से वो दूसरों को टिकट दिलाते थे, वहां से उनको टिकट दे दिया गया कि अब आप जीत कर आइए, जहां कांग्रेस का कब्जा रहता था। राव उदय प्रताप सिंह को भी टिकट दिया है। तो आप देखिए, लगातार सांसदों को मैदान में उतारा है, मंत्रियों को मैदान में उतारा है। और आप देखिए कि इसके अलावा महिलाओं की यदि हम बात करें तो रीति पाठक को, जो महिला बिल लेकर आई थी बीजेपी, उसके भी इसमें झलक दिख रही है। इमरती देवी के रूप में दिख रही है। यदि हम बात करें सांसद के रूप में तो रीति पाठक को मैदान में उतारा है सीधी से। तो अब जो एक बात की जा रही थी, चाहे गंगाबाई उइके की बात हो, चाहे ज्योति डहेरिया की बात हो, तो इसमें महिलाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। नंदा ब्राह्मणे, इमरती देवी को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। डबरा सीट पर हमने पहले देखा था कि कांग्रेस में रहते हुए उस सीट पे इमरती देवी जीती, लेकिन सिंधिया खेमे के साथ जब वो बीजेपी में आ गई तो उपचुनाव में उनको हार मिली। लेकिन फिर से पार्टी ने इमरती देवी पर भरोसा जताया है। क्या बदला है बीते 4 साल में जिसके चलते पार्टी ने फैसला लिया? आपको क्या लगता है? देखिए अभिषेक, इमरती देवी ने हारने के बाद से मैदान नहीं छोड़ा है। हम देखते हैं कि राजनीति में जो लोग हार जाते हैं वो कई बार 5 साल बाद वहां पे चेहरा दिखाते हैं, लेकिन इमरती देवी वो पूर्व मंत्री हैं, वो पूर्व विधायक हैं, जो लगातार उस क्षेत्र में टिकी रही हैं। जो मौजूदा विधायक हैं उनसे ज्यादा वो सक्रिय रही हैं, वहां पे काम करती रही, वहां पे लोगों के लिए लड़ती रही। और उनका आरोप भी हमने देखा है किस तरह से उन्होंने कहा है कि
बीजेपी के ही कुछ लोगों की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा था। वो कांग्रेस की सीट है, लेकिन जिस तरह से इमरती देवी वहां लगातार सक्रिय रही तो वो इस सीट को वापस हासिल कर सकती है, इसलिए पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। और उनके अलावा वहां पे ऐसा कोई मजबूत उम्मीदवार भी बीजेपी के पास नहीं था जिसको वो मैदान में उतारती। तो इमरती देवी के बारे में तो पहले भी कहा जा रहा था उनका टिकट लगभग पक्का है, क्योंकि जिस तरह से वो मेहनत कर रही थी, जिस तरह से क्षेत्र में सक्रिय थी, और वो जीतकर इस सीट ला सकती है, इसलिए उनको उम्मीदवार बनाया गया। मैंने आपसे भी कहा कि महिला बिल का भी असर इसमें दिख रहा है, दिग्गजों को भी मैदान में उतारा है। तो ये एक तरह से बीजेपी कांग्रेस के लिए अब बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। कांग्रेस जो 66 सीटों की बात कर रही थी, जो 64 से 66 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कर रही थी, 6 महीने पहले उतारने की बात कर रही थी, हम मान रहे थे कि 39 सीटों की जो सूची जारी कर दी थी बीजेपी ने, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं संकोच होगा, इस वजह से इस सूची में देरी हो रही है। लेकिन उस बात को भी उन्होंने एक तरह से खंडन कर दिया। उन संभावनाओं को भी जो उम्मीद जताई जा रही थी, या जो हम कहें जो एक वो थी कि हाँ कि अब सूची जारी नहीं करेगी बीजेपी, कहीं ना कहीं डर की जो बात की जा रही थी, जो संदेह जताया जा रहा था, वो जो आशंका जताई जा रही थी, उसको निर्मूल साबित कर दिया है। कहीं ना कहीं पार्टी पहले से ज्यादा तैयारी से मैदान में है, और ये तैयारी ये दूसरी सूची जारी कर रही है। इससे साबित होता है कि अगली सूची भी जल्द जारी हो जाएगी। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले अधिकांश उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है, जैसे कि माना जा रहा है अगले महीने पहले सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी। बीजेपी की तैयारियां इसकी बात का प्रमाण है कि वो किस तेजी से तैयारी कर रही है, किस तेजी से मैदान में उतरना चाहती है। उसमें प्रधानमंत्री का जो संकल्प है महिला बिल का, उसकी झलक है दिग्गजों पर। और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है, जो कांग्रेस लगातार बात कर रही थी कि चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा है, तो अब सारे दिग्गजों को मैदान में उतर दिया। कौन सीएम बनेगा आप देखिए कि नरेंद्र सिंह तोमर पर भी बात होगी, कैलाश विजयवर्गीय पर भी बात होगी, सांसदों मंत्रियों को भी उतारा गया है। तो अब ये जो एक सवाल उठाया जा रहा था कौन दूल्हा बनेगा, तो वो कैलाश विजयवर्गीय ब्रिजेश जी, ऐसा कि आपने बड़ी दिलचस्प बात कही कि अगर कैलाश विजयवर्गीय जी को टिकट दिया गया है तो आकाश विजयवर्गीय का पत्ता कट सकता है। इस फैसले के पीछे क्या कारण है? क्या क्षेत्र में जाहिर तौर पर हम ये बात करते हैं कैलाश विजयवर्गीय का ज्यादा प्रभाव है, ये एक कारण है, या आकाश विजयवर्गीय की छवि भी कहीं ना कहीं इसमें एक अहम रोल अदा करती है, जिसके चलते पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी दी? दो वजह है अभिषेक इसकी। एक वजह ये साफ झलक रही है कि दिग्गजों को मैदान में उतारने के पीछे एक संदेश देने की पार्टी की कोशिश है कि सिंधिया के आने के बाद से मनमुटाव था दिग्गजों में। एक तरह से हम देख रहे थे कि वो जो बात नहीं थी, जो एक साथ मिलकर चलते थे, कहीं ना कहीं खटास नजर आ रही थी, चाहे कैलाश विजयवर्गीय के बयानों में देखें, या वो हाशिए पर धकेल दिए गए थे, या खुद साइड हो गए थे कि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में है, तो मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के बड़े नेता थे वो किनारे हो गए थे। तो उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया है, जो 2003 में देखा हमने, 2008 में देखा कि दिग्गजों के मैदान में उतरने से एक माहौल बनता है। यदि क्षेत्र के लोग निराश थे या किसी वजह से क्षेत्रीय छत्रप सक्रिय नहीं थे, तो अब उनको खुद के लिए सक्रिय होना पड़ेगा। तो उनको एक उम्मीद रहेगी कि उनके नाम की भी लॉटरी खुल सकती है, वो भी सीएम बन सकते हैं। तो इस आधार पर उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, वो पूरी ताकत से लगेंगे, वो खुद पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे। तो कि मंत्री भी बनना है, जो सांसदों को उम्मीद है कि यदि वो जीतते हैं तो मंत्री भी बनेंगे, तो वो भी एक सीट हासिल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यदि जो आपने कैलाश विजयवर्गीय के बारे में कहा है कि उनके मैदान में उतरने से आकाश विजयवर्गीय का टिकट कट सकता है, कट सकता नहीं है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि टिकट कट गया, उनको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि पिता पुत्र को लड़ाने की संभावना वहां होगी जहां पे यदि दोनों को जीतने की संभावना हो। आकाश विजयवर्गीय की जो सीट है वो फंसी हुई है, वहां पे बीजेपी नए समीकरण बनाएगी। हो सकता है कि रमेश मेहंदालो को वहां से उतार दे या किसी और अन्य नेता को वहां से उतार दे। वो सीट होना नहीं चाहती, वो सीट पाने की कोशिश में लगी हुई है। जो कांग्रेस के पाले में चली गई उन सीटों को हासिल करने की कोशिश कर रही, ऐसे में वो अपने पाले की सीट गंवाने की कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे गंवा दे। तो वो सीटों पर भी वो ठोक बजाकर हम कह सकते हैं कि निर्णय लेगी, ऐसे उम्मीदवार उतारेगी। तो आने वाली सूची भी आपको इस तरह से चौंका सकती है। जी ब्रिजेश जी, हमने छिंदवाड़ा में जबरदस्त प्रचार देखा अभी हाल ही में बीजेपी का, और जैसा कि दिग्गज नेता ये दावा कर रहे थे कि इस बार छिंदवाड़ा में भी किला फतेह करेंगे, और वहां से विवेक बंटी साहू को मौका दिया गया है, तो उनके कंटेंडरशिप पर आप क्या कहेंगे, क्या टक्कर दे पाएंगे? निश्चित तौर पर विवेक बंटी साहू वहां पे टक्कर देने वाले उम्मीदवार हैं। पिछली बार भी यदि उनको वहां पे जो हमने देखा था कि लगातार सर्वे किए जा रहे थे, हारी हुई सीटों की जिम्मेदारी चाहे उत्तर प्रदेश के नेताओं को, चाहे बिहार के नेताओं को, चाहे मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी।
उसका लगातार सर्वे जो किया जा रहा था, मतलब बीजेपी आज उस हिसाब से निर्णय नहीं ले रही है कि वो हारी हुई सीटों पर तत्काल कोई निर्णय ले रही है। वो लगातार वहां काम कर रही है। उन क्षेत्रों में दिग्गज नेताओं को, मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई है कि वो सीटों को हासिल कर सके। उन सबके रिपोर्ट के बाद और सर्वे के आधार पर ये टिकट दिया गया है। जो पिछली बार हमने देखा है कमलनाथ की वजह से वहां पे महाकौशल में जो एक नुकसान हुआ था, छिंदवाड़ा बेल्ट में जो नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई इस बार कांग्रेस से हासिल करने की, वो सीटें हासिल करने की और भरपाई, नुकसान की जो भरपाई करने की जतन में बीजेपी लगी है। और ये जो कहा जा रहा था, जब लगातार दौरे किए जा रहे थे वहां पे, जिस तरह से आप देखिए कि कहीं ना कहीं कोई संकट होगा, जो कमलनाथ जी को वहां पे प्रदीप मिश्रा की कथा कराना पड़ी, वहां पे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बुलाना पड़ा, हनुमान मंदिर की बात की जा रही है, वहां पे हनुमान लोक बनाने की बात की जा रही है। तो छिंदवाड़ा में भी मुकाबला इस बार दिलचस्प देखने को मिलेगा। इसी कारण से चुन चुनकर वहां पे उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं जो जीतने की संभावना वाले हैं, जिनको पार्टी ताकत देगी तो वहां से वो सीट हासिल कर सकते हैं। तो आप देखिए, विवेक बंटी साहू को आप कमजोर उम्मीदवार मत समझिए, ये सबसे मजबूत उम्मीदवार है वहां पे। तो आप देखिए बाकी के जो भी निर्णय आएंगे, वहां पे जो निर्णय लिए जाएंगे छिंदवाड़ा बेल्ट के अन्य विधानसभा सीटों को जहां कांग्रेस का सर्वाधिक कब्जा है, उन सीटों को छीनने वाले ही होंगे। और वहां पे भी जो सूची आएगी, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, जो सूची आएगी वो निश्चित तौर पर और चौंकाने वाली होगी। जी, राघवगढ़ सीट दूसरा स्ट्रॉन्ग होल्ड जहां कांग्रेस का रहता है, राघवगढ़ सीट पे क्या कहेंगे? यहाँ पे हिरेंद्र सिंह बंटी बना जिन्हें मौका दिया गया है, मेरे ख्याल से शायद पिछली बार भी यही चुनाव लड़े थे। बिल्कुल, देखिए राघवगढ़ सीट पर एक तरह से हमने देखा है, पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा था, वहां पे भेजा गया था उस सीट को हासिल करना है। राघवगढ़ घराने से वो सीट छीनने की कोशिश के कारण ही दिग्विजय सिंह को वो चुनौती देने के लिए सिंधिया को वहां पे भेजा गया था। शिवराज सिंह चौहान ने वहां सभाएं की थी और आरएसएस लगातार वहां सक्रिय थी। यहाँ पे चुनौती बड़ी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पे जयवर्धन सिंह भी लगातार सक्रिय हैं और सक्रियता की वजह से वहां पे चुनौती ज्यादा बड़ी है। तो जो वहां के स्थानीय जो नेता हैं वो भी सक्रिय हैं, चाहे हम भदौरिया की बात करें जो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, चाहे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, तो सिंधिया और जो दिग्विजय सिंह के घराने में जो अदावत थी उसका फायदा लेने की कोशिश इस बार हम देख रहे हैं बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। तो आप वहां प्रचार करते हुए भी सिंधिया देखेंगे जो कभी कांग्रेस के लिए वोट मांगते थे, क्योंकि जो सिंधिया जो राजघराना है उससे प्रभाव वाली सीट है। सिंधिया राजघराना राघवगढ़ तक आता था। ये जो अदावत है राज परिवारों में दोनों में, वो इसी वजह से है कि सिंधिया घराने ने दिग्विजय सिंह का जो राघवगढ़ घराना था उस पर कब्जा कर लिया था, उनके अधीन आ गए थे। तो आप देखिए कि वहां पे प्रभाव उन्हीं का है, गुना हो राघवगढ़ हो, तो यहाँ पे बड़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ सिंधिया वहां पे मैदान संभालेंगे, इसके लिए हरेंद्र सिंह बंटी के लिए वोट मांगेंगे, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह अपने बेटे के लिए वोट मांगेंगे। तो राजा महाराजा के परिवार में जो वहां पे जो टसल है वो देखने को मिलेगी। और नाते ये सीट को हम कह सकते हैं कि फंसी हुई सीट हो गई है ये, एक तरह से ये मैदान में उतारने से, सिंधिया के बीजेपी में आने से। हालांकि चुनौती कम मानी जा रही है जयवर्धन सिंह के लिए, लेकिन बीजेपी वहां भी कोई कसर छोड़ने वाली नहीं। निश्चित रूप से ब्रिजेश जी, और सबसे ज्यादा चर्चा इस बात में भी होगी जरूर कि प्रहलाद सिंह पटेल बड़े नेता हैं, लोकसभा सांसद हैं और क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, उन्हें मैदान में सीधा उतारा जा रहा है नरसिंहपुर सीट से, क्या लगता है इसके पीछे कारण? देखिए, जो हम बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के करीबी नेता, साथ वाले नेता रहे, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे प्रहलाद सिंह पटेल हो, चाहे हम अजय बिश्नोई हो, ये जो तमाम बड़े नेता हैं ये उस दौर के नेता, उस पीढ़ी के नेता हैं। तो मैंने जो आपसे पहले कहा ना, ये वाली जो पीढ़ी है ना शांत बैठ गई थी, इनको लग रहा था कि कोई मौका नहीं है चाहे नरेंद्र सिंह तोमर के लिए, कि शिवराज जी ने एक तरह से पूरे मध्य प्रदेश पे कब्जा कर रखा है। तो अब इन नेताओं को मैदान में उतारने से एक माहौल बनेगा, वही दिग्गज मैदान में होंगे जो अपने इलाके के इलाकेदार बन गए थे एक तरह से। चाहे नरसिंहपुर की बात करें, चाहे हम ग्वालियर चंबल की बात करें, चाहे जबलपुर की बात करें, चाहे हम सतना की बात करें, गणेश सिंह की बात करें, चाहे ये जबलपुर वाले गणेश सिंह की बात करें, या हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, या हम प्रहलाद पटेल की बात करें, ये सब बड़े नेता हैं। इन बड़े नेताओं को मैदान में उतारने से एक माहौल बनेगा, चाहे मालवा में माहौल बनने की बात हो, चाहे ग्वालियर चंबल में, चाहे हम भिंड की बात करें, चाहे महाकौशल की बात करें। यहाँ इन बड़े नेताओं के मैदान में उतरने से पार्टी में जो एक निराशा रही होगी, जो कार्यकर्ता हताश होंगे, उनमें भी जोश आएगा। और एक जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी कि उसकी वजह से पार्टी लूज कर सकती है, कांग्रेस का माहौल है, तो इन नेताओं के मैदान में उतरने से एक तरह से माहौल बनेगा इनके पक्ष में और बीजेपी वहां पे बाजी मार ले जाएगी। ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है बीजेपी।
निश्चित रूप से ब्रिजेश जी, जैसा कि आपने कहा कि ये जितने भी सांसद हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं और जाहिर तौर पर इनका प्रभाव पड़ेगा सीटों पर, बहुत बड़ा एरिया ये कवर करते हैं। इन सब के बीच में कांग्रेस की आप क्या रणनीति देखते हैं? क्योंकि जैसा कि अभी हाल ही में कमलनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस की सूची कब जारी होगी, तो उन्होंने बड़े हल्के भाव से कह दिया कि सूची तो जारी होती रहेगी लेकिन इशारा कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सूची जारी नहीं की जा रही, क्या स्ट्रैटेजी है उसके पीछे? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये जो नाम सामने निकल कर आए हैं तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो है अब दबाव में होंगे, तो क्या लगता है क्या रणनीति होगी अब इसको लेकर? निश्चित तौर पर विपक्ष अब दबाव में आएगा। उसके पास उन बड़े नामों को भी, बड़े चेहरों को भी मैदान में उतारना पड़ेगा। चाहे हम अरुण यादव की बात कर लें, चाहे हम अजय सिंह राहुल भैया की बात कर लें, उनके पास गिने चुने बड़े नेता हैं। यदि हम सुरेश पचौरी की बात करें तो उसको पहले भी आजमा चुके हैं, लेकिन वो हार गए, 2 बार लगातार हार गए हैं और कहा जाता है कि वो पंचायत चुनाव तक नहीं जीते। तो उन पर दाव लगाएगी क्या? ये एक मानसिक रूप से दबाव बनेगा कि बड़े नेताओं को मैदान में उतारे। क्या दिग्विजय सिंह मैदान में उतरेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अरुण यादव मैदान में उतरेंगे? क्या कमलनाथ जो कह रहे थे कि मैं सबको चुनाव लड़ाऊंगा, क्या उन पर भी एक तरह से दबाव बनेगा कि वो भी मैदान में उतरे? तो कांग्रेस के लिए एक दुविधा वाली स्थिति हो गई। क्या कमलनाथ को भी मैदान में उतरना पड़ेगा? वो ये सोच रहे थे कि पूरे प्रदेश में प्रचार करेंगे और खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाद में यदि पार्टी को बहुमत मिलता है तो वो मैदान में उतरेंगे, पिछली बार की तरह उपचुनाव लड़ेंगे और सीएम बन जाएंगे। लेकिन इस सूची के बाद कांग्रेस पर एक तरह से दबाव बनेगा कि कमलनाथ को भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्या दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे? ये भी एक दबाव रहेगा। क्या वो भी अपने सांसदों को, राज्यसभा सदस्यों को मैदान में उतारेगी? क्या विवेक तन्खा को मैदान में उतारेगी? निश्चित तौर पर इस सूची के बाद उस पर भी एक तरह से दबाव बनेगा कि वो भी अपने दिग्गजों को मैदान में उतारे और माहौल बनाए। अब कांग्रेस का क्या निर्णय लेती है ये आने वाला समय बताएगा। निश्चित रूप से ब्रिजेश जी आप बने रहिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जुड़ चुके हैं। मनोज जी, दूसरी लिस्ट जारी हुई है और इसमें पहले के कई सारे नाम हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें कई सारे दिग्गज सांसदों के नाम हैं। तो इस लिस्ट को मोटा मोटी आप किस तरह से देख रहे हैं इस बार? जी हाँ, देखिए करीब करीब 1 दर्जन सांसदों को बीजेपी ने चुनाव के लिए चुना था और ये पहले से खबरें थी और अनादि टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया भी था कि बीजेपी 1 दर्जन सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी में है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे कि जिस प्रकार का अभी कांटे की टक्कर बताई जा रही है मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच, तो बीजेपी अपने तर्कस के सारे तीर इस्तेमाल करना चाहती है। यही कारण है कि उसने ऐसे चेहरों को मैदान में उतारा है जो कई बार से सांसद का चुनाव जीत रहे हैं। रीति पाठक 2 बार की सांसद है, राव देव प्रताप सिंह की बात कर लें, फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर पहले ही विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनको मैदान में उतारा गया है। और सबसे बड़ा सवाल यही कि कुछ महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा तब बीजेपी किन नए चेहरों पर दाव लगाएगी। दूसरी एक बात है जो ब्रिजेश भी कह रहे थे कि अब कांग्रेस के ऊपर एक प्रेशर बन गया है, क्योंकि जैसे हमने अनादि टीवी पर खुलासा किया था कि कमलनाथ ने पहले चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उनका ये मानना था कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो छिंदवाड़ा में घिर कर रह जाएंगे। ऐसे में संभावना यही थी कि अगर वो छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, जैसा कि उन्होंने उपचुनाव लड़ा था जब मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो इसके बाद बंटी साहू को उन्होंने चुनाव हराया गया था लोकसभा का चुनाव विधानसभा में, और तब ये माना जा रहा था कि बीजेपी फिर से बंटी साहू को मैदान में उतारेगी। तो अगर अब कमलनाथ मैदान में नहीं उतरते हैं तो एक तरह से माना जाएगा कि वो बीजेपी से डर के मारे चुनाव मैदान में नहीं उतर रहे हैं। और दूसरी ओर बीजेपी ने अपने तमाम सारे ऐसे दिग्गज मैदान में उतार दी हैं और एक सांसद के तौर पर, चूंकि इन सांसद के अंडर में 7 से 8 विधानसभा की सीटें औसत होती हैं, तो इससे बीजेपी ने एक तरह से ये भी देखा है कि अगर एक सांसद को उतारने के बाद उसके आसपास के प्रभाव क्षेत्र में कई सारी सीटों पर इसका बीजेपी को लाभ मिलेगा। मसलन राव उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद से सांसद है, लेकिन अगर वो गाडरवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं तो उस पूरे जिले में, चूंकि वो 2 बार के सांसद हैं, तो उनका प्रभाव है, सारी जगहों पे आते जाते रहे हैं, उन्होंने सांसद निधि से काम कराए हैं, तो इसका प्रभाव का फायदा मिलेगा। दूसरी बात राकेश सिंह की बात कर लें, 3-4 बार के सांसद हैं, लोकसभा में मुख्य सचेतक रह चुके हैं, इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते बड़ा आदिवासी चेहरा है। नरेंद्र सिंह तोमर जैसे पहले ही बताया था कि वो मध्य प्रदेश में कई बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो इनका एक अपना एक ओरा है, अपना एक आभा मंडल है जिसका बीजेपी को लग रहा है फायदा मिलेगा। अब इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय की जैसा उन्होंने चुनाव के लिए मना किया था, लेकिन उनको इंदौर 1 से उतारा गया है, जो कि संजय शुक्ला के पास पिछले चुनाव में भारी रकम वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी, और उनके बेटे ने पिछला चुनाव आकाश विजयवर्गीय ने इंदौर 3 से लड़ा था। तो संभावना यही है कि बीजेपी अब आकाश की जगह किसी नए चेहरे को मैदान में उतारेगी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का उपयोग पार्टी
न केवल इंदौर के साथ साथ एक के साथ साथ बल्कि आसपास की सीटों पे भी करेगी, क्योंकि खुद टफ सीट पर कैलाश विजयवर्गीय महू चुनाव जीतकर बता चुके हैं। तो इससे साफ है कि मालवा निवाड़ में पार्टी उनका फायदा होता है। कि नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो ग्वालियर चंबल में उनका अच्छा खासा प्रभाव है, तो उनको ऐसी सीटों से उतरे हैं कि इसके साथ साथ वो आसपास की सीटों पर भी चुनाव प्रचार कर पाएंगे और पार्टी को फायदा दिला पाएंगे। जी मनोज जी, इस लिस्ट को लेकर और इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है। जाहिर तौर पर पार्टी में कई सारे नेता होते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और इन सब के बीच में लगातार ये बातें हो रही थी कि कहीं ना कहीं जो पार्टी का एक पुराना खेमा है और जो सिंधिया खेमा है उसमें कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बनी थी। तो अब ये लिस्ट जो जारी हुई है उसमें कितना प्रभाव देख रहे हैं आप सिंधिया का? जो रघुराज कंसाना है या इमरती देवी है या पहली लिस्ट जो 39 लोगों की आई थी, उसमें एक बहुत से रणवीर जाटव को छोड़ दे तो सिंधिया समर्थकों को टिकट मिले ही थे। तो बीजेपी ने इस बार टिकट इसलिए देखकर नहीं दे रही कि कौन किस खेमे का है। पहले पार्टी ने अपने स्तर पर सर्वे कराए हैं, खुद अमित शाह डेरा डाले हैं, एक एक सीट की स्क्रीनिंग हो रही है और जो जीतने लायक कैंडिडेट है उस पर दाव लगाने पार्टी जा रही है। तो अगर वो सिंधिया समर्थक हो, शिवराज समर्थक हो, नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक, इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। पार्टी के सर्वे में जिसकी स्थिति मजबूत मानी जाएगी, जिसके बारे में लगेगा कि ये कांग्रेस को टक्कर दे सकता है या चुनाव जिता सकता है, तो पार्टी उन सारे लोगों को टिकट दे रही है। भितरवार से हम बात करें तो मोहन सिंह राठौर लंबे समय से प्रयासरत थे, कांग्रेस के ग्वालियर के जिला अध्यक्ष रहे हैं, तो इस बार उनको भितरवार से पार्टी चुनाव मैदान में उतारा है। जबकि पहले पार्टी के अंदर से खबरें आ रही थी कि जो मौजूदा विधायक है कांग्रेस के लाखन सिंह किरार समाज से आते हैं और उनको बीजेपी में लाने के भरकस प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन ये सफलता परवान नहीं चली। भितरवार से जो मीडिया प्रभारी रहे बीजेपी के और अभी प्रदेश मंत्री हैं लोकेंद्र पारासर, वो भी टिकट चाह रहे थे। इसी प्रकार जब हमने देखा जो मीडिया में जो प्रवक्ता थे नरेश शिवाजी पटेल, उनको उदयपुरा से चुनाव मैदान में उतारा गया और उनको पहले से संकेत था, तो काफी समय पहले से वो अपने क्षेत्र में सक्रिय थे। इसी प्रकार जबलपुर की बात करें कि राकेश सिंह को उतारा गया। पिछली बार हमने देखा था कि वहाँ बगावत हुई थी और इस बार हरेंद्र सिंह बब्बू नाराज चल रहे हैं। पिछली बार धीरज पटेरिया ने बगावत करके चुनाव लड़ा था और जो शरद जैन थे उनको हार का सामना करना पड़ा था। जबलपुर पश्चिम से अजय विश्नोई लंबे समय से संगठन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। नारायण त्रिपाठी की बात करें मैयर से, जो समाजवादी पार्टी से भी जीत चुके हैं, कांग्रेस के होते हुए वो बीजेपी में आए थे। बीजेपी में चुनाव जीतने के बाद जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे उससे उनकी नजदीकियां कांग्रेस के साथ बढ़ गई थी और गाये बेगाये वो अपने बयानों से पार्टी को मुसीबत में डालते रहे, तो लिहाजा पार्टी ने उनका टिकट वहां से काट दिया है। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, विस्तृत जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी। तो जाहिर तौर पर दूसरी लिस्ट जारी हुई है, कुछ ही समय हुआ है और जाहिर तौर पर इस पर एक लंबा विश्लेषण होगा। पार्टी की क्या रणनीति है, किस तरह से आगे बढ़ेगी और इसके पीछे विपक्ष का क्या प्लान है, यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा। इस बार एक बार फिर से आप सूची देख लीजिए, एमपी बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची। 39 प्रत्याशियों के नाम आज जारी कर दिए गए हैं। आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ राजधानी भोपाल में और ठीक शाम को 39 प्रत्याशियों के नाम घोषित हुए हैं और बीजेपी के मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नाम इस लिस्ट में इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय उम्मीदवार हैं। इसके अलावा डबरा से इमरती देवी उम्मीदवार है। जबलपुर से पश्चिम राकेश सिंह सांसद उम्मीदवार बनाए गए हैं और तमाम बड़े नेताओं को एक तरह से कहें कि तरकश के सारे तीरों का इस्तेमाल इस चुनाव में आने वाले समय में देखने को मिलेगा, लेकिन समय फिलहाल इजाजत नहीं देता। तो देखते रहिए अनादर टीवी। नमस्कार।